कि वो हमारे मित्र का बच्चा है तो हम उसे थोड़ा लाड प्यार करके कक्षा में अनुशासन में नहीं रहने दें, ऐसा नहीं, हम उसके प्रति भी क्या रहेंगे, बिल्कुल अनुशासित रहेंगे। अगला सवाल है हमारा, शिक्षण व्यवसाय के प्रति आस्था व निष्ठा न होने पर शिक्षक में वृत्ति जागृत होगी। यदि एक शिक्षक का अपने कार्य के प्रति अपने व्यवसाय, शिक्षक का व्यवसाय क्या होता है, शिक्षण, क्या होता है, शिक्षण, शिक्षक का व्यवसाय क्या होता है, उसका शिक्षण व्यवसाय, यदि वह उस शिक्षण व्यवसाय के प्रति क्या नहीं रखे, आस्था, निष्ठा, या हम कह सकते हैं समर्पण की भावना नहीं रखे, तो शिक्षक में वृत्ति जागृत होगी। किस प्रकार की वृत्ति, किस प्रकार की मानसिक स्थिति जागृत हो सकती है? तो विकल्प है, वह निराशा व अवसाद से घिरकर गुणवत्ता को खो देगा, उसका ध्यान केवल वेतन प्राप्ति पर ही रहेगा, तीसरा विकल्प है उसका, वह अधिक तल्लीन होकर विद्यार्थियों को अधिगम करवाएगा, और चौथा विकल्प है वह अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देगा। तो ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, इस प्रकार का तो नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक खराब क्या हो सकता है? यदि एक शिक्षक का अपने व्यवसाय के प्रति आस्था, निष्ठा और समर्पण की भावना नहीं होती है, तो सबसे खराब स्थिति क्या होती है? वह निराशा व अवसाद में घिर करके, तनावग्रस्त होकर के अपनी गुणवत्ता को खो देगा। बिल्कुल, एक शिक्षक जब तनावग्रस्त होता है, जब उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, उसकी मानसिक स्थिति स्वयं की ही उचित नहीं होती है, तो वह शिक्षण के कार्य को बेहतर ढंग से कभी नहीं कर सकता है। तो वह निराशा और अवसाद के कारण क्या करेगा? अपनी स्वयं की गुणवत्ता को खो देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कुशल वाक शक्ति। अब आप समझ सकते हैं वाक शक्ति से क्या तात्पर्य है? बोलने की। एक कुशल वाक शक्ति या सशक्त अभिव्यक्ति आदर्श शिक्षक के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। बिल्कुल, ये एक अच्छे शिक्षक का क्या होता है? गुण होता है। वाक शक्ति और सशक्त अभिव्यक्ति, ये किसका गुण है? आदर्श शिक्षक का गुण माना गया है। क्योंकि, तो इसका कारण क्या है कि इसे इतना विशिष्ट गुण माना गया है? इससे अध्यापक का रोबिला व्यक्तित्व बनता है। क्या किसी अध्यापक को रोब झाड़ना चाहिए अपने सहकर्मियों पर या अपने विद्यार्थियों के ऊपर? तो यह उत्तर बिल्कुल गलत है कि इससे अध्यापक का रोबिला व्यक्तित्व बनता है, नहीं बनाना, है ना। दूसरा, विषय का अधिगम शिक्षण कक्ष में अधिक प्रभावोत्पादक व सुसंप्रेक्षणीय बन जाता है। बिल्कुल, इसका सही उत्तर यही होगा कि जिस विषय को वह शिक्षक पढ़ाता है उसका अधिगम शिक्षण कक्ष में, कहां पर? शिक्षण कक्ष में कैसा होगा? अधिक प्रभावशाली। प्रभावोत्पादक का मतलब क्या होगा? प्रभावशाली। वह सुसंप्रेक्षणीय बन जाता है। संप्रेक्षण से तात्पर्य है संवाद कौशल। कौन सा कौशल? संवाद कौशल, जिसमें शिक्षक अपने विचारों को, अपने ज्ञान को बच्चों के समक्ष अच्छे से रख पाता है, उसे कहा जाएगा उसका संवाद कौशल। जब एक शिक्षक ठीक तरीके से अपने विचारों को प्रकट कर सके, सही शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को विद्यार्थियों के समक्ष रख सके, तो वह कौन सा कौशल कहलाता है? संवाद कौशल, जिसे क्या कहा जाएगा? संप्रेक्षणीय कहा जाएगा। तो एक कुशल वाक शक्ति या सशक्त अभिव्यक्ति आदर्श शिक्षक के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इससे विषय का अधिगम शिक्षण कक्ष में, किसमें? उस कक्ष में क्या हो जाता है? प्रभावशाली हो जाता है और संप्रेक्षणीय बन जाता है। और अन्य दो विकल्प क्या कहते हैं? अन्य सहकर्मी उससे दबकर रहते हैं। इस कार्य के लिए हमारी वाक शक्ति नहीं होती है। विद्यार्थी सहजता से अपेक्षित विषय सामग्री को ग्रहण कर लेते हैं। यह भी एक ठीक विकल्प है कि यदि एक शिक्षक का बोलने का अंदाज अच्छा होता है, उसकी वाक शक्ति अच्छी होती है, उसकी आवाज काफी तेज होती है कि कक्षा में अंतिम विद्यार्थी जो काफी पीछे बैठा होता है वहां तक सुनाई दे दी जाए, तो विद्यार्थी सहजता से अपेक्षित विषय को या उस विषय सामग्री को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सबसे बेहतर विकल्प इसका क्या होगा? विषय का अधिगम शिक्षण कक्ष में क्या बन जाता है? प्रभावशाली और संवाद कौशल युक्त बन जाता है। अतः इसका ऑप्शन सेकंड वाला अधिक सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षा शास्त्री यानी कि जो शिक्षण के
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विद्वान होते हैं उन्हें कहा जाता है शिक्षा शास्त्री। एक शिक्षा शास्त्री ने स्कूल की तुलना एक बाग से की। बाग यानी बगीचा। और हम जानते हैं बगीचे में क्या होता है, बगीचे में विशाल वृक्ष होते हैं, बगीचे में झाड़ियां होती है, बगीचे में फूल होते हैं और बगीचे में घास भी हो सकती है। तो बगीचे का माहौल काफी अच्छा होता है। तो एक शिक्षा शास्त्री ने क्या कहा, एक शिक्षा शास्त्री ने अपनी तुलना किससे करी, स्कूल की तुलना किससे करी, एक बाग से की। और उसका कहना है कि स्कूल में बच्चे को या फिर बच्चे की, है ना, उस बच्चे को क्या माना गया है उसके दृष्टिकोण से, तो कहता है एक बच्चे को स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक बालक को स्वतंत्र विचरण करने का अवसर देना चाहिए? देना चाहिए, किंतु पूर्ण रूप से नहीं देना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है और उस समय बालक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए कक्षा के बाहर चला जाए तो क्या यह उचित होगा? नहीं होगा। इसलिए उसे केवल 4 कालांश के बाद यानी कि 4 पीरियड के बाद में जो लंच टाइम होता है उसी में उसको स्वतंत्र विचरण करने की अनुमति दी जाए तो ही बेहतर है। अन्यथा वह बालक कक्षा में उपस्थित न रह के अपने पढ़ाई से जी चुरा करके अक्सर बाहर ही घूमता रहेगा। दूसरा ऑप्शन है देखभाल कोमल पौधों की भांति होनी चाहिए। ये थोड़ा लगता है उत्तर की ठीक हो सकता है, क्योंकि बालकों को जब तक आप थोड़ा प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक अध्यापन नहीं करवाते हैं तब तक अध्यापन करना मुश्किल हो जाता है। अगला विकल्प क्या है इसके अंदर, सौंदर्य की भावना विकसित की जानी चाहिए। अच्छा, यदि हमने बालक को फूल माना है, पुष्प की भांति उसको माना है, शिक्षा शास्त्री ये कहते हैं, तो क्या उसे सौंदर्य की भावना का गुण देना चाहिए, उसकी सौंदर्य की भावना का विकास करना चाहिए। यह विकल्प ऐसे कहता है कि एक बालक को अपने सौंदर्य पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए कि बालक को एकदम बढ़िया पूटरा होकर आना चाहिए, अच्छी हेयर स्टाइल में बाल कटाने चाहिए। तो क्या इस प्रकार की शिक्षा हमें देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। और चौथा है प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल होता है। अगर बालक है, शिक्षा शास्त्री का क्या कहना है कि स्कूल में बच्चे की, स्कूल को क्या माना गया है, एक बाग माना गया है, और स्कूल को यदि एक बाग मान लिया जाए तो उसमें बच्चे की प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। किंतु आप तुलना करें दूसरे विकल्प में और चौथे विकल्प में, तो हमें हमारे प्रश्न के उत्तर के लिए दूसरा विकल्प ज्यादा उचित नजर आता है कि देखभाल कोमल पौधे की भांति होनी चाहिए। तभी हम उन बालकों को अच्छे से एक अच्छा वातावरण प्रदान करते हुए अच्छे से शिक्षण करा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपके घर के पास ही बिजली का एक कार्यालय शिकायत दर्ज कराने के लिए है। इस प्रकार की स्थिति अक्सर आपको प्रश्नों में बना करके दी जाती है, जिससे आपकी कार्य के प्रति जो रुचि है, जो क्षमता है, उसके बारे में बताया जा सके, उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो एक कार्यालय जो है वो कहाँ है, आपके घर के पास में ही है। यदि आपके घर की बिजली चली जाए, आपके घर की स्वयं की बिजली चली जाए, तो आप उस वक्त क्या कार्यवाही करेंगे? तो यह आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या कार्रवाई करेंगे। पहला विकल्प है इसके अंदर स्वयं शिकायत लिख कर आएंगे तथा बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। दूसरा विकल्प है प्रतीक्षा करेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति शिकायत लिखाकर आ जाए। क्या ये उचित है कि हम किसी और के भरोसे बैठे, जबकि हम स्वयं जानकार हैं कि ये जो कार्यालय है हमारे घर के निकट है, और वहां जाकर के यदि हम शिकायत लिखा करके आते हैं तो फिर इसके ऊपर इस समस्या का हल जल्दी निकाला जा सकता है, इसके ऊपर कार्रवाई जल्दी की जा सकती है। तो यदि आप तुलना करें पहले और दूसरे ऑप्शन में, तो कौन सा ज्यादा सही लगता है आपको? बिल्कुल पहला वाला ज्यादा सही है। हमें कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तीसरा विकल्प क्या है, घूम फिर कर देखेंगे कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। ये तो बिल्कुल मूर्खों वाले काम है, इस प्रकार का नहीं करना। और बिजली आने की प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होता है। यदि आप सक्षम है तो आप स्वयं मेहनत करके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका पहला विकल्प सही होगा कि आप स्वयं शिकायत लिख करके आएंगे तथा बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, गैर औपचारिक शिक्षा का निहितार्थ क्या है? गैर औपचारिक से क्या तात्पर्य है? अनऑफिशियल। एक होती है औपचारिक शिक्षा, जो हमारी शिक्षण पद्धति का स्थल होता है, जिसे हम कहते हैं विद्यालय। क्या कहते हैं हम उसे? विद्यालय।
विद्यालय जो होता है वो औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। बालकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है? औपचारिक। किंतु यहाँ पर शब्द आया है गैर औपचारिक, यानी कि उस स्थल के अतिरिक्त, उस स्थल के अतिरिक्त जहां पर औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, उस स्थल के अतिरिक्त जो दूसरा स्थान होता है, तो गैर औपचारिक शिक्षा का निहितार्थ क्या है, यानी कि उसका अर्थ क्या है? गैर औपचारिक शिक्षा का निहितार्थ, इससे क्या तात्पर्य है? निहित अर्थ, उसका निहित अर्थ क्या है? तो पहला विकल्प है इसके अंदर, कमजोर बच्चों को विद्यालय के समय के बाद शिक्षा देना। जो कमजोर बालक होते हैं उन्हें विद्यालय के बाद में शिक्षा देना ये उचित नहीं है। दूसरा इसमें सामाजिक रूप से वंचित बच्चे की शिक्षा का प्रावधान करना, नहीं, उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करने के लिए तब भी क्या है? विद्यालय ही है। फिर इसके अंदर अगला ऑप्शन क्या नजर आता है हमें? ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्यचर्या तथा समय को ऐसे बच्चे की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके। ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्यचर्या तथा समय को, कि उस बच्चे के सीखने का जो टाइम है, यदि वह सुबह सीखने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसे शाम को या दोपहर को सिखाया जा सके, और जिस पाठ्यचर्या को वह समझने में सक्षम नहीं है, जो उसके मानसिक स्तर के अनुसार उचित नहीं है, उस पाठ्यचर्या में क्या करके बदलाव किया जा सके, जो किन्हीं कारणों से विद्यालय आने में असमर्थ है। एक ऐसा बालक जो विद्यालय आने में असमर्थ है समय को लेकर के, और उसके मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यचर्या जो है अनुपयुक्त नजर आती है, तो उसके लिए हम पाठ्यचर्या को भी बदल सके। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है वो गैर औपचारिक शिक्षा का निहित अर्थ हो सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या है इसमें? असफल विद्यार्थी के लिए शिक्षा। असफल विद्यार्थी के लिए शिक्षा, जो जो विद्यार्थी उसमें अपनी परीक्षाओं में असफल हो जाता है, क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, तो ऐसे असफल विद्यार्थी के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्या? नहीं की जाती। गैर औपचारिक शिक्षा का निहित अर्थ ये नहीं हो सकता है। यदि कोई विद्यार्थी असफल होता है तो उसे पुनः विद्यालय में प्रवेश लेकर के सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, और यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो संभावना है कि आप इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हैं। ये तरीका क्या होता है? जब भी आप प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, जब भी आप प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, तो आपके सामने प्रश्न पढ़ने के बाद में कितने विकल्प आते हैं? 4। कितने विकल्प आते हैं? 4। जब 4 विकल्प आपके सामने आते हैं तो उन विकल्पों को आप बारी बारी से पढ़ें। पहला विकल्प पढ़ा, उसके बाद दूसरा विकल्प पढ़ा। जब आप 2 विकल्प पढ़ें तो उनमें तुलना करें। सबसे पहले क्या करें? आप तुलना करें कि ये विकल्प ज्यादा उचित नजर आता है या दूसरा विकल्प ज्यादा उचित नजर आता है। तो आप तुलना करके पहले तय कर ले कि पहला विकल्प यदि ज्यादा उचित नजर आता है, देन उसके बाद में आपको विकल्प नंबर 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विकल्प नंबर 3 पढ़ना है। और जब आप विकल्प नंबर 3 पढ़ते हैं तो उसकी तुलना करेंगे उस विकल्प से, पहले और दूसरे में से जो ज्यादा आपको उचित लगा, उस विकल्प से आप क्या करेंगे? उसकी तुलना करेंगे। और जब आप तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि विकल्प 3 अधिक क्या है? प्रभावी है, अधिक उचित लगता है। तो फिर आप इसकी तुलना करेंगे अंत में विकल्प नंबर 4 से। तो जब आप बारी बारी से इन चारों विकल्पों में तुलना करते हैं, तो आप यदि एक साथ चारों विकल्पों में तुलना करेंगे तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यदि आप यहाँ पर बारी बारी से 2-2 विकल्पों में तुलना करते हैं तो बेहतर और सबसे अधिक उचित विकल्प को पहचानना काफी आसान हो जाता है। इसलिए आप इस युक्ति को अपनाइएगा। आप पहले और दूसरे विकल्प में क्या करेंगे? तुलना करेंगे, फिर जो इसमें ज्यादा उचित लगता है उसकी तुलना तीसरे से करेंगे, और उन दोनों में जो ज्यादा उचित लगे उसकी तुलना आप चौथे से करेंगे। ठीक है, आइए इस अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुक्त विद्यालय प्रणाली नियत करती है। मुक्त विद्यालय प्रणाली यानी कि विद्यालय से मुक्त कर देना, ये क्या तय करती है? ये क्या नियत करती है? नियत का मतलब है निरंतर, लगातार। क्या करती है ये? पहला विकल्प है पाठ्यचर्या को निश्चित समय में पूरा करना। दूसरा विकल्प है पाठ्यचर्या जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से जुड़े हो तथा जिसे वे अपनी गति अनुसार पूरा कर सके। जो बालक होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसकी आवश्यकता से कौन जुड़ी हो? पाठ्यचर्या, यानी कि जो विषय वस्तु है उसके साथ में जो क्रियाविधि जो करवानी होती है वह सभी किससे जुड़ी हो? विद्यार्थी से जुड़ी हो।
और जिसे वे अपनी गति के अनुसार, एक बालक अपनी अधिगम की गति के अनुसार, अपने कार्य करने की गति के अनुसार क्या कर सके, उसे पूरा कर सके। अगला विकल्प क्या है इसका, पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए समय की कोई सीमा नहीं है। इससे क्या तात्पर्य है, जो सिलेबस उसे मिलता है उसे पढ़ने के लिए उसके ऊपर भी कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कोई भी टाइम की लिमिट नहीं है। और लास्ट ऑप्शन क्या है इसका, औपचारिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या को ही मुक्त विद्यालयों में लागू करना, इसको औपचारिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या को ही मुक्त विद्यालयों में लागू करना। मुक्त विद्यालय से तात्पर्य है जिस प्रकार से विद्यार्थी ओपन बोर्ड की एग्जाम देते हैं, जो विद्यालय नहीं आकर के, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि विद्यालय डमी लेते हैं, क्या लेते हैं आजकल, डमी लेते हैं। हालांकि तरीका गलत है, किसी विद्यार्थी को डमी नहीं लेनी चाहिए, उसे विद्यालय आकर के ही अध्ययन करना चाहिए। बिना विद्यालय आए बालक का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है, वह कहीं पर भी जाकर के सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, किंतु उसके व्यवहार और चरित्र का निर्माण करना संभव नहीं होता है। तो विद्यालय आकर के ही अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप तुलना करके बताइए क्या हो सकता है, जब प्रश्न रहेगा मुक्त विद्यालय प्रणाली नियत करती है, बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। पाठ्यचर्या जो विद्यार्थियों की आवश्यकता से जुड़ी हो, जिसे वे अपनी गति के अनुसार क्या कर सके, पूरा कर सके, उसे क्या कर सकते हैं, वो अपनी क्षमताओं के अनुसार पूरा कर सकते हैं और अंततः परीक्षा देकर के उसमें सफल हो सकते हैं। तो आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं, जहां से सवाल पूछा जाता है और जिन गुणों को आपको स्वयं में आत्मसात करना है, आप उनका ध्यान रखें। वो गुण क्या थे हमारे, एक बार पुनः इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और इसी के साथ हम कक्षा को विराम देंगे। इन गुणों को आप सदैव याद रखें। आज आप जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद एक सरकारी कर्मचारी, एक राज्य कर्मचारी या केंद्र के शिक्षक कर्मचारी के रूप में आप बन पाए या नहीं बन पाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक शिक्षक का अच्छा शिक्षक बनना ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए सभी गुणों को आपको ध्यान रखना चाहिए और जीवन में आत्मसात करना। पहला गुण क्या पढ़ा था हमने, उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो जिसे भी शिक्षक बनना है उसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए, फिजिकली हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए और मेंटली हेल्थ भी अच्छी रखनी चाहिए। इसके लिए उन्हें बुरी संगति से बचना चाहिए, आपराधिक कार्यों में लीन नहीं होना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, जिससे वह एकदम खुशनुमा महसूस कर सके और उनकी मानसिक मनोदशा उचित रह सके। अगला बिंदु क्या था, उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, एकदम प्रभावी होना चाहिए, या इसे हम कह सकते हैं कि उनमें आत्मविश्वास पूर्ण होना चाहिए। क्या हो, आत्मविश्वास पूर्ण रूप से हो। तीसरा हमने पढ़ा था बालकों के प्रति सहयोग व स्नेह की भावना होनी चाहिए। चौथा हमने पढ़ा था अपने व्यवसाय के प्रति आस्था व निष्ठा होनी चाहिए। पांचवा हमने पढ़ा था अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान उन्हें अच्छे स्तर पर होना चाहिए। छठा हमने क्या पढ़ा था, चरित्रवान होना चाहिए। सातवां हमने पढ़ा था व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। आठवां हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। नवा पॉइंट हमने पढ़ा था जनतंत्रात्मक व आशावादी दृष्टिकोण भी उनका होना चाहिए। 10वां पॉइंट हमने पढ़ा था पाठ्य सह क्रियाओं में रुचि भी उनकी होनी चाहिए। 11वां पॉइंट हमने पढ़ा था समय व अनुशासन की पाबंदी को वो समझे, वह स्वयं समय का पालन करे, अनुशासन का पालन करे। और अंतिम पॉइंट जो हमने यहाँ पर पढ़ा था और सीखा था, अच्छी वाक शक्ति या सशक्त अभिव्यक्ति उस शिक्षक की होनी चाहिए। इन सभी गुणों को एक शिक्षक स्वयं में समावेशित करके अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। आज के लिए कक्षा इतनी ही और फिर हम कल मिलते हैं अगली कक्षा में। और आप ध्रुविका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें और हमारा ऐप आ चुका है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे की कक्षाओं में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नए नए अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे और नए नए सवालों की सीरीज लाई जाएगी। और उम्मीद करते हैं आप लगातार इस कक्षा से जुड़े रहिए और इस साल आपकी बीएसटीसी में चयन होने की हम शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद।